हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पिछली क्लास में हमने हमारे जो साइंस की बुक है उसके 3 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया था। आज की क्लास में हम क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर का हम रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 4। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की टेंडेंसी होती है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर करके और ये अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर ले, और बहुत सारे कंपाउंड्स ही इस वजह से बनाता है। कार्बन जो है ये अर्थ पर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाने वाला मॉलिक्यूल है, और इसीलिए इसके अंदर, इसके रीजन के लिए इसके अंदर पाया जाता है एक गुण जिसे कहा जाता है कैटेनेशन या श्रृंखलन। तो कार्बन जो है ये अन्य कंपाउंड्स के साथ मिलकर लंबे चेन वाले कंपाउंड्स बनाता है। इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ 4 बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, और इसीलिए कार्बन जो है इसके अंदर गुण पाया जाता है कैटेनेशन का। ठीक है, अब ये जब लंबे चेन लाइक मॉलिक्यूल्स बनाता है तो इसके अंदर होते हैं सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। वो कार्बन कंपाउंड्स जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या संतृप्त कार्बनिक यौगिक। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्लियर है? ये बात हो गई कार्बन की। इसके बाद मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रक्चर बनाने के लिए H2 है, O2 है, N2 है, CH4 है, या किसी का भी स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाए, तो इनके लिए आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि इनके अंदर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। जैसा हाइड्रोजन है ये हमारी पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे आता है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1s ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बहुत छोटे साइज का होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम रख सकता है। तो हाइड्रोजन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है, ये आपस में साझा कर लेते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये हो गया स्ट्रक्चर H2 का। आगे चलते हैं और बात करते हैं O2 और N2 के बारे में। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। एक ऑक्सीजन है इसके पास 2, 4 और 6, दूसरा ऑक्सीजन है 2, 4 और 6। तो इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 की। ये साझा करेगा कितना? पास वाले ऑक्सीजन से 2 का इलेक्ट्रॉन्स का। इसी तरह ये भी कर लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर है N2 का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 5। तो ये रहा नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरा नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4 और ये 5 इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लीजिए। ठीक है, और इसके पास भी 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से साझा कर लेता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अब मान लीजिए CH4 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हमें मालूम है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक एक होता है, इसको अलग से हम बना देते हैं ताकि पता चल जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 2 ही। तो ये देखिए ये साझा करके हाइड्रोजन ने तो अपनी वैलेंसी कर ली कंप्लीट। कार्बन के पास 4 है, 4 ये हाइड्रोजन से ले लेगा और ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? CH4, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीथेन। ये बात हो गई इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर की। आगे हम बात करते हैं कैटेनेशन, हमने पढ़ लिया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन हमने पढ़ लिए। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी से रिलेटेड। देखिए पहले ऐसा माना जाता था, जब इतनी ज्यादा खोज वगैरह नहीं हुई थी, तो ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बन सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर,
ये जो साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने ये बताया कि ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर बनाया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया। ये इन्होंने बनाया अमोनियम साइनेट की मदद से, जो कि क्या है यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये यूरिया है। इन्होंने पहली बार बताया कार्बनिक कंपाउंड है, तो इन्होंने पहली बार ये बताया कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं, इनको लेबोरेटरी में बनाया जाना पॉसिबल है। और इन्होंने ही इस वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत सिद्ध किया। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बना, यूरिया, किसकी मदद से बना, अमोनियम साइनेट। एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। तो एल्केन बनाने के लिए जो कॉमन फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। एल्कीन के लिए है CnH2n, और एल्काइन अगर आपको बनाना है तो फॉर्मूला है CnH2n-2। अब जब हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया है, तो साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज, या जिसे कहा जाता है समजातीय या सजातीय श्रेणी, चेक कर लेना आप लोग, समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब क्या है ये समजातीय श्रेणी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि जो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन सीरीज के, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है यहाँ पर क्रमागत सदस्य। तो किसी भी श्रेणी के इन तीनों में से इनके जो क्रमागत सदस्य होते हैं, उनके अंदर उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसके अंदर तो CH2 का, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसके अंदर 14 का अंतर पाया जाता है। और इन सदस्यों को के मिलने से बनती है कौन सी सीरीज, होमोलोगस सीरीज। एक एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं। एल्केन सीरीज के n=3 ले लेते हैं और n=4 ले लेते हैं। n=3 जब लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो C3H3 × 2 + 2 कितना हो गया, C3H6 और 2 8 हो गया। n=4 ले लें जब हम, C4H4 × 2 + 2 दैट इज C4, 4 2 8 और 2 10। अब देखिए ये है 3 कार्बन है प्रोप, और एल्केन है इसलिए एन, तो नाम हो गया प्रोपेन। और 4 हैं तो ब्यूट और एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें, नाम में आपको पता ही है इनके नाम के पीछे सफिक्स क्या लगते हैं। एल्केन है तो नाम के पीछे एन लग जाता है, एल्कीन है तो नाम के पीछे इन लग जाता है, और एल्काइन है तो नाम के पीछे आइन लग जाता है। जैसे ब्यूट है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3, कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 8, तो 10 में से 2 गए 8। मैंने बताया वो ठीक है कि CH2 और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 है 2, तो 12 और 2 14 होगा, सही है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है कि किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन सीरीज के कॉन्सिक्यूटिव जो मेंबर्स हैं या क्रमागत जो सदस्य हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर वेट में CH2 और 14 का अंतर पाया जाता है। इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। इसके बाद बात करें कंबस्शन की, तो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, हीट लिबरेट होती है, प्लस लाइट जनरेट होती है। जैसे हम कोयले को जलाने, तो कोयले को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, सीधी सी बात है, बिना ऑक्सीजन कोई चीज जल नहीं सकती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, हीट कोयले के जलने से, और लाइट प्रोड्यूस होती है। कोई भी कंपाउंड जलेगा तो उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चले चैप्टर में और बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। इसको कहा जाता है उदासीनीकरण, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम जानते ही हैं कि एसिड और बेस को जब मिला देते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद आगे चलें, अब हम बात करें इथेन की, इथेनॉल की, सॉरी। तो देखिए इथेनॉल जो है ये हमारे कोर्स में है। इथेनॉल जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम अल्कोहल कह सकते हैं, एक
ऐसा कंपाउंड जिसको पीने से या जिसका इंटेक करने से नशा उत्पन्न होता है। वैसे तो ये कई चीजें बनाने के लिए मेनली टिंचर आयोडीन, घाव जब टिंचर आयोडीन, आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करने पर बनता है ये टिंचर आयोडीन, प्लस जो सिरप होते हैं जितने भी कफ सिरप या और भी जो सिरप होते हैं उनके अंदर भी इसको उसका एक मेन कंस्टिट्यूएंट है ये इथेनॉल। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हमको पढ़नी है कि जब ये इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बना लेता है, जिसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि ये सोडियम मॉलिक्यूल है प्लस इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं इथेनॉल से, ये हो गया इथेनॉल। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है 2CH3CH2ONA प्लस H2, ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है, हाइड्रोजन यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा दो, और ये दो नाइट्रोजन सोडियम यहां जाकर जुड़ जाएंगे। इसके बाद अल्कोहल को अगर हम ऑन हीटिंग, अगर अल्कोहल को हम गर्म कर दें तो क्या होगा, तो अल्कोहल को जब हम गर्म करते हैं तो ये अपने बराबर कार्बन वाली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन की बात करते हैं, CH3CH2OH, इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो ऑन हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू, कितने कार्बन है, 2, तो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा H2O, वाटर रिलीज हो जाएगा। ये हो गई इसकी रिएक्शन। ठीक है, अब अल्कोहल जो है वैसे तो काम की चीज है, लेकिन इसका इंटेक हमारी बॉडी पर विपरीत प्रभाव डालता है। साथ ही साथ ये अल्कोहल तो हमारे काम का है, एक और इसी सीरीज में मिथेनॉल और होता है, मेथेनॉल। मेथेनॉल जो है ये पॉइजनस होता है, अगर इसका इंटेक कर लिया जाता है तो सबसे पहले ये हमारी आंखों पर इफेक्ट डालता है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। ज्यादा मात्रा में जब इसको इंटेक कर लिया जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर मेथेनॉल से मेथेनेल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो मेथेनेल होता है इसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक डेडली पॉइजनस अल्कोहल का कंपाउंड है ये। साथ ही साथ अल्कोहल जो होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में जब अल्कोहल काम में लिया जाता है तो उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, दुरुपयोग से मतलब कि वहां काम करने वाले लोग उसका इंटेक ना कर लें, उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो अल्कोहल होता है इसके अंदर थोड़ा सा मेथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है ताकि ये पीने योग्य नहीं रहता। और अल्कोहल में मिथेनॉल मिक्स कर देने से ये जो कंपाउंड बनता है, दिस इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर में और आगे बात करें अब हम इथेनोइक एसिड के बारे में। अल्कोहल जब हमने पढ़ लिया तो अब हम एसिड्स के बारे में बात करते हैं। इथेनोइक एसिड का मतलब यही है कि 2 कार्बन होंगे और एसिडिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। एसिडिक ग्रुप की बात करें तो देखिए ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ये अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये किसके लिए है, अल्कोहल के लिए है, और इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। इसके बाद अगर ये बना हुआ है CHO तो ये एल्डिहाइड के लिए है, और ऐसे कंपाउंड का जब आप नाम लिखेंगे तो पीछे एल लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करें कि ये ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O ओनली, यहाँ 2 और ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिस इज नोन एज कीटोन। और इन कंपाउंड्स का जब हम नाम लिखते हैं तो लास्ट में ऑन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्लियर, और ये जब ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, ये ग्रुप जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए होता है, और इन कंपाउंड्स का जब हम नाम लिखते हैं तो ओइक एसिड लास्ट में लगाते हैं। जैसे अभी हमने लिखा, अब हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड, तो इथेन में ये ग्रुप जुड़ गया और ये हो गया इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड के बारे में जब हम बात करें तो देखिए इथेनोइक एसिड जो है इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड को एसिड कहा जाता है, और इस एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर। विनेगर यानी सिरका, यानी कि एसिटिक एसिड 5 से 8 ml ले लें और बाकी 92 ml हम वाटर ले लें और इसको मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, विनेगर या सिरका।
विनेगर जो है ये एक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में पिकल्स जो बनाए जाते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं। विनेगर के बाद ये जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं इथेनॉइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है इसको। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है 290 केल्विन, केवल 290 केल्विन पर ही ये पिघल जाता है। तो सर्दियों में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होते ही ये, जैसे हमारे वो नारियल का तेल नहीं फ्रीज हो जाता है उस तरीके से ये जम जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अब हम बात करें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। क्या है एस्टरिफिकेशन? तो एस्टर का फॉर्मेशन होना कहलाता है एस्टरिफिकेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब हम मिक्स करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। देखिए CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इथेनॉल के साथ, तो CH3CH2OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये OH और ये H निकल जाएगा और ये बन जाएगा ये लीजिए, और ये जो कंपाउंड बन गया ये क्या है? ये एस्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है ये मेनली काम में आती है क्या बनाने के? ये काम में आती है सोप फॉर्मेशन के। सोप फॉर्मेशन जो होता है वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की वजह से ही होता है। अब सोप होते क्या है? तो सोप जो है इसकी डेफिनेशन हम लिख लें एक बार। What are soaps? So these are soaps are sodium or पोटेशियम, यानी कि साबुन जो है वो सोडियम या पोटेशियम लवणों के सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि साबुन क्या है? साबुन जो है वो लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन जो है हमारे काम में आता ही है, साबुन और डिटर्जेंट दोनों ही। और साबुन से जुड़ी जो एक मेन बात है वो हमें पढ़नी है और वो है मिसेल फॉर्मेशन। देखिए फटाफट हमने इस चैप्टर का बिना टाइम वेस्ट किए क्विक रिवीजन, इतनी जल्दी तो बुक के पेज पलटते तो भी नहीं हो पाता, तो हम जल्दी से रिवीजन कर लिए इसका। मिसेल फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है, जितनी भी डर्ट होती है, डर्ट यानी गंदगी जो होती है, सारी डर्ट जो है ये तेलीय प्रकृति की होती है, यानी कि ऑयली नेचर, तेलीय प्रकृति की। अब होता क्या है देखिए, तो तेल जो है साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है इसके दो एंड्स होते हैं। ये बात करें हम साबुन के एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब इसके दो एंड्स होते हैं, दो एंड्स की बात करें अगर, ये है इसका हाइड्रोफिलिक एंड और ये है इसका हाइड्रोफोबिक एंड। फोबिक यानी जल विरागी सिरा, दूर रहने वाला। फिलिक यानी पसंद करने वाला, यानी कि जल रागी सिरा। अब होगा क्या कि ये कोई कपड़ा है, मान लीजिए इस पर ये कोई डर्ट मॉलिक्यूल चिपका हुआ है। अब सारे ही साबुन तेलीय प्रकृति के हैं, यानी कि सॉरी जो डर्ट है वो तेलीय प्रकृति की है। इसका मतलब क्या होगा कि साबुन के मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो पानी को पसंद नहीं करेगा, यानी हाइड्रोफोबिक एंड, ये तो कहाँ जाकर जुड़ेगा? इस डर्ट के साथ। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक यानी पसंद करने वाला, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अब देखिए हाइड्रोफोबिक एंड, पानी बाहर की तरफ है, डर्ट अंदर की तरफ है, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये कहाँ जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा डर्ट के साथ। और हाइड्रोफिलिक एंड जो पानी को पसंद कर रहा है ये जुड़ जाएगा बाहर की तरफ। और इस तरह ये कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं साबुन के, ये आकर जुड़ जाएंगे कहाँ पर? ये आकर जुड़ जाएंगे इस डर्ट मॉलिक्यूल के साथ और ये आप स्ट्रक्चर बना देंगे मिसेल फॉर्मेशन का। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको रगड़ेंगे या पानी डालेंगे तो ये खींचकर इस डर्ट मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। ये स्ट्रक्चर एक तो आपको इस क्वेश्चन में बनाना है अगर आता है तो, और दूसरा आप ये बनाएंगे कि ये डर्ट है और इसके साथ आप जोड़ देंगे किनको? इसके साथ आप जोड़ देंगे साबुन के मॉलिक्यूल्स को। ये रहे सारे, है ना, ये।
ये जो एंड्स होंगे इन पर क्या सोडियम या पोटेशियम है, तो ये Na+ यहाँ पर आप लिख देंगे और ये हो जाएगा मिसेल फॉर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया मिसेल फॉर्मेशन, इसके बारे में आप लिख ही देंगे। अगला जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो है डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो देखिए डिटर्जेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये खारे पानी में भी हमारे काम आते हैं, क्योंकि साबुन जो होता है ना, साबुन को जब हम खारे पानी में यूज करते हैं तो ये इनसॉल्युबल स्कम यानी कि वो जैसे साबुन फट सा जाता है वो वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है कि डिटर्जेंट जो होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नहीं, सल्फोनिक, ये होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक और अमोनियम सॉल्ट, है ना, विद क्लोराइड और आयोडाइड आयंस। तो ये क्या करते हैं कि ये जब पानी के साथ मिक्स किए जाते हैं तो ये स्कम नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ये खारे पानी में भी हमारे काम आ जाते हैं। तो इस तरह ही आप डिटर्जेंट के बारे में लिख देंगे। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर में से हमने फटाफट सभी का रिवीजन कर लिया, और अब जल्दी ही हम रिवीजन कर लेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का। और अच्छे से पढ़ते रहिए इसी तरह। बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए।